महसूस करते हैं कि हमें लोग सीएम बना देंगे, पीएम बना देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग आपके समाज के लोगों को चपरासी देखना नहीं पसंद करते, आपके समाज के लोगों को क्लर्क देखना पसंद नहीं करते, आपके समाज के लोगों को लेखपाल देखना पसंद नहीं करते, माली बन जाना पसंद नहीं करते, जो कुक होता है, जो खाना बनाता है, जिसके सारे कपड़े खराब हो जाते होंगे, वो पसंद नहीं करता, तो तुम्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो समाज कैसे तैयार हो जाएगा। 14 अप्रैल 1984 को बनी हुई बहुजन समाज पार्टी जब 89 में 13 एमएलए और 3 एमपी जीत करके लाती है, उस वक़्त उसके पास न पैसा था, न कोई गाड़ी थी, न कोई ऑफिस था, न कोई, लेकिन उसके एमएलए भी जीत के आते हैं और एमपी भी जीत के आते हैं। मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि भाई आपकी, ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी बहुत जमी हुई पार्टी है, आपने 5 साल के अंदर ही जो है 3 एमपी जिता दिए पंजाब से और 2 उत्तर प्रदेश से, और एमएलए जीत के आ गए आपके 13। तो उन्होंने कहा भाई आप ही लोग कहते थे भाई काशीराम तू तो शेख चिल्ली है, न तू 3 में और न 13 में। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और हमारे साथ हैं श्री राजा राम आनंद जी, पूर्व मंत्री और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनकी विशेषता ये है कि सन 1979 में 27 वर्ष की उम्र में आपने मान्यवर काशीराम जी से संपर्क किया और उसके बाद अब लगभग उम्र के 70वें वर्ष तक आ चुके हैं और उनसे प्रेरित हैं। आदरणीय आनंद जी, आपका स्वागत है मेरे शो में। थैंक यू मनोज जी। आपको लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं और निरंतर आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं 70वें जन्म दिवस की। मैं अपने सवालों से आपको जोड़ना चाहता हूं। जी महोदय, 2022 में इलेक्शन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की अपार सफलता हुई और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कहती आ रही है सबका साथ सबका विकास, ऐसा ही उन्होंने करके दिखाया। 20 ओबीसी और 9 दलित मिनिस्टर बनाए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद मनोज जी, आपकी बात को मैं ज़रूर जवाब दूंगा इसका, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज 5 अप्रैल है और कल मेरा 70 साल पूरा हो जाएगा। मैं 71वें साल में प्रवेश करूंगा। तो ये सही है, आपने जैसा अपने परिचय मेरा देते हुए बताया कि भाई मैं 1979 में जब साहब काशीराम जी के संपर्क में आया था, बाम सेब की स्थापना के 1 वर्ष बाद, उस वक़्त मेरी आयु सिर्फ 27 वर्ष थी और मेरी सरकारी नौकरी भी 6 वर्ष थी। तो उस वक़्त से मैं बाम सेब DS4 और बहुजन समाज पार्टी का परोक्ष या अपरोक्ष रूप में लगातार 2 सितंबर 2017 तक कार्य करता रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सक्रिय राजनीति से उधर से अपने आप को अलग किया और जो गैर राजनीतिक गतिविधियां हैं तो उनमें अपने आप को मैं इन्वॉल्व रखता हूं। जैसे अभी आपको जानकर के ये अटपटा लगेगा कि एक मिनिस्टर रहने वाला आदमी जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर होती है, असंगठित मजदूर जो चौराहों पर लेबर चौक पर बैठते हैं, तो मैंने पिछले 2 वर्ष जब कोरोना का टाइम था तो मुझे ये जानकारी हुई कि ये जो असंगठित मजदूर हैं, अगर इनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये इनको कुछ सुविधाएं सरकार देने वाली है। तो मैं लगातार 2 महीने तक अपने 1-2 मित्रों को साथ लेकर के, जिसमें से एक मित्र मेरे RK सिंह अभी पीछे हमारे बीच से चले गए, तो हम जहाँ जहाँ ये लेबर चौक पे मजदूर बैठते थे, पहले हमने उनके साथ संपर्क बनाने के लिए गए, फिर उसके साथ
उनका हमने बताया कि भाई ये सुविधा है, आप ये चीज़ें हमें उपलब्ध कराओ, हम फार्म ले करके लेबर ऑफिस से। और नतीजा ये हुआ कि 2 माह तक मैंने उनके बहुत सारे लोगों के पंजीकरण कराए, और उस पंजीकरण से जो भी उन्हें लाभ हुआ होगा ये तो वही जाने, लेकिन मेरा अपना ये था कि उनका इसी तरह से मैं ये जो आपका जो फैक्ट्री के मज़दूर हैं, तो उनका भी एक ऐसा टाइम आया कोरोना के टाइम में कि जो सरकार ने उनका श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया, और मुझे कहीं से मैसेज मिला कि ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है और मज़दूर बेचारे कोरोना की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हमें इसका विरोध करना चाहिए। तो मैं उस वक़्त यहाँ अलीगढ़ में अपने बस्ती के लोगों के साथ एक दिन पूरा शाम तक भूख हड़ताल पर बैठा, और शायद वो प्रोग्राम आपने भी कवर किया था। तो ये गैर राजनीतिक काम मैं आपको गिना रहा हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ एक विद्यालय चलाता हूँ सन 2000 से, जो गरीब शोषित पीड़ित जो समाज के लोग हैं उनके बच्चों के लिए, परिवर्तन मिशन स्कूल के नाम से। एक यहाँ मैंने फ्री कोचिंग सेंटर भी चलाया। उस वक़्त कोरोना के टाइम पे बच्चे स्कूल जा रहे थे कोरोना से पहले, लेकिन वो उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो हमने सोचा कि भाई इनको हम थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो अपने स्कूलों में। लेकिन बाद में कोरोना लगने से उन बच्चों का भी स्कूल जाना बंद हो गया, और मेरा जो कोचिंग सेंटर था 5-6 महीने चला लेके वो। और इसी तरीके से जो किसानों का जो आंदोलन था, तो हालांकि मैं किसानों के आंदोलन में वैसे तो नहीं, लेकिन जो लोग किसानों के आंदोलन में जा रहे थे तो उनको सहयोग करते हुए, जैसे एक बार जो यहाँ काफ़ी बहुत भिक्षु अपनी बस लेकर के आए और उसको लीड कर रहे थे बनते सुमित रतन। मैसेज था कि ये बनते लोग किसान आंदोलन में शरीक होने के लिए, इनकी भोजन की, इनकी चाय की, नाश्ते की। तो वो मैंने शाम को उनको साथ यहाँ उनका सब व्यवस्था की, और फिर मैं सुबह उनको तो मैंने बस जो उनकी थी उससे रवाना कर दिया, उन्हें चाय नाश्ता करा के रात को ठहराया, खाना पीना। लेकिन मैं स्वयं फिर 3-4 लोगों को साथ लेकर अपनी गाड़ी से गाजीपुर बॉर्डर पर गया, और गाजीपुर बॉर्डर पर मैं एक बार नहीं 2-3 बार गया। तो इस तरह का मेरा किसानों के आंदोलन में भी गैर राजनीतिक तौर पर समझ करके, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं। और इसके अलावा जैसे लॉकडाउन हुआ तो आपने देखा कि बहुत सारे जो लोग थे, तो कोई धंधे सबके चौपट थे, तो लोग भुखमरी के कारण जो है अपने जीवन न गंवा बैठे। तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ हमारी अप्रोच थी, तो उन मोहल्लों में उनको राशन, चावल, दाल जो भी हमसे हो पाता था। इसमें मेरे एक मित्र हैं ताज हॉस्पिटल के डॉक्टर अंसारी, और एक प्रोफेसर हैं आपके मुफ्ती जाहिद अली खां, प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खां। तो उन दोनों ने मतलब मुझे इस मामले में आर्थिक सहयोग किया, और हम तीनों लोगों ने अपना आर्थिक बंदोबस्त करके हर संभव जितना हम कर सकते थे। तो आज मैं महसूस करता हूँ कि अपनी क्षमता के हिसाब से और अपनी साधन के हिसाब से मैं राजनीतिक गतिविधियाँ एक तरीके से मेरी अब शून्य है, लेकिन मैं गैर राजनीतिक गतिविधियाँ हर तरह की करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके पीछे भी एक मेरा लक्ष्य है। तो अब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि जो 70 साल जैसे मैं पूरे करने जा रहा हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो बहुजन समाज है, इसका जो समानता का और स्वाभिमान का जो संघर्ष है, तो वो आज पिछड़ता हुआ, फिसलता हुआ जब मैं देखता हूँ तो मैं बड़ा दुखी होता हूँ। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो सरकारें हैं, तो आपने जैसा कहा कि सरकार ने काफ़ी ओबीसी के भी बनाए हैं। कितने बनाए हैं?
20। हाँ, और SC के भी बनाए हैं। 9। तो इतने सारे जो ये बनाए हैं, तो आपका कहना ये है कि फिर तो कोई शिकायत मेरे जैसे आदमी को नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही समझे आप। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ये मंत्री बने हैं, अगर इनसे इस बहुसंख्यक समाज का ये जो समानता का और स्वाभिमान का जो आंदोलन है, जो संघर्ष है, अगर उसको कामयाब मान लें, तो फिर ये कहना, ये जो सरकार आज 80 करोड़ लोगों को खाने पाने की व्यवस्था करती है, उसका दावा है कि भाई 80 करोड़ लोगों को हम खिला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इस 80 करोड़ से ज़्यादा बहुसंख्यक समाज को जो एक तरीके से खौफ या भयग्रस्त जो वातावरण है, और दूसरा जो वो एक तरीके से मोहताज जैसी हालात में 80 करोड़ लोग हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैं सही माने में उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसकी ये हालत है। दूसरी, आज 80 करोड़ लोग जो है खाने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, जो शासक जातियाँ हैं, उनको खौफ भय पूरी तरीके से सता रहा है कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, उनके बच्चों के रोज़गार का क्या होगा, आगे भविष्य क्या होगा। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि ये बहुसंख्यक लोग आज जो है अन्याय के, उत्पीड़न के और अत्याचार के जिस हिसाब से शिकार बन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके 9 मिनिस्टर और 20 जो OBC के आपने मंत्री गिनाए हैं, तो उनकी इस लड़ाई को ये लड़ पाने में कहीं कामयाब होंगे। क्योंकि सही मायने में तो हम लोगों ने पूना पैक्ट को समझा है कि पूना पैक्ट के बाद एक जो उसकी डीमेरिट है, वो सबसे बड़ी डीमेरिट ये है कि जो हमारे पुरखों ने हमारी लड़ाई को लड़कर के इन बहुसंख्यक लोगों को उजाले में लाए थे, जो उनका एक अच्छा भविष्य निर्मित करके गए थे, तो इस पूना पैक्ट के कारण एक अंधकार छा गया और हमारा वो जो उनका आंदोलन था समता का और स्वाभिमान का, तो वो पूरी तरीके से उसकी स्पिरिट जो थी वो मार दी गई इस पूना पैक्ट की डीमेरिट ने। तो ऐसा ही मैं इनसे भी महसूस करता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये जो उत्पीड़न का और जो अन्याय का जो वातावरण है, या जो मनुवादी व्यवस्था का जो वर्चस्व है, तो वो जो आज बहुत खुलकर के सबके सामने है, उसमें ये हमारे तथाकथित जो जिनका इस आपने इशारा किया है, तो ये कुछ इसमें संघर्ष में आगे आएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एक तरीके से उनकी उस कुल्हाड़ी में जो इस बहुसंख्यक समाज के लिए एक समाप्त करने के लिए हथियार का के रूप में यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, तो ये उनकी कुल्हाड़ी में बेटा का काम करेंगे। क्योंकि वो इन्हें सिर्फ अपना एक औजार मानते हैं, वो इन्हें सिर्फ एक अपना एक एजेंट मानते हैं, या आप समझिएगा कि ये इनके बहुसंख्यक लोगों के हित के लिए नहीं है। मान्यवर, मैं आपकी बात को ठीक है, आप बता रहे हैं कि इनके अगर बड़ी सत्ता में जो पार्टी है वो आपके लोगों को बराबरी का अधिकार दिलवाती है तो आप नाराज़ हो जाते हैं। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार पूर्ण बहुमत से रहती है और 1 दशक बाद बिल्कुल नस्ते नाबूद होती है, तब आप परेशान रहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ सबके विकास के नारे को दोहराते हुए दलित, शोषित, वंचित, ओबीसी के लोगों को अपनी गोद में बिठाने का काम किया, मंत्रालय सौंपे, जिम्मेदारियां दी, तब आपको अब उनसे परेशानी है। तो मेरा आपसे एक अगला सवाल ये है कि आपके पास दलित, शोषित, वंचितों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए क्या रोड प्लान है? ज़रा बताएं कि आप वो बीजेपी में ना रहें, बसपा में ना रहें, सपा में ना रहें, कौन सी धार, कौन सी दिशा, कौन सा बहाव जो दलितों के उत्थान के लिए आप मार्ग बताना चाहते हैं, सैकड़ों हजारों दर्शकों को बताएं आप। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अब मुझे थोड़ी आसानी रहेगी बोलने में कि ये जो लड़ाई है, ये मैंने कहा जैसे एक तरफ लोग अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए वो अपना इस संघर्ष को करते हैं, तो दूसरी तरफ लोग इस जो भेदभाव है, जो उत्पीड़न है, जो अन्याय है, तो इससे निकलने के लिए ये दूसरा समाज है जो इस लड़ाई को लड़ता चला आ रहा है। तो इसमें अगर जो है ये लड़ाई जिस पार्टी और सरकार की आप बात कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से वो कुछ करना चाहें तो मैं समझता हूं कि हमारा एक भी मिनिस्टर ना हो तो भी हमें कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन सही बात यह है कि वो सरकार आज एक तरफ जो हालात हैं उस हिसाब से आप देखते हो कि वो अपनी पीठ ठोंक रही है, और दूसरी तरफ वो लोग उनके ऊपर आश्रित हैं, उनके भोजन पर आश्रित हैं, उनकी रोटी पर आश्रित हैं, और वो इसको जो है अमृत महोत्सव के नाम से सेलिब्रेट कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार बहुसंख्यक लोगों के लिए, क्योंकि ये पूना पैक्ट की डिमेरिटी है कि जब मुट्ठी भर लोगों को हुकूमत करनी है तो उसे देशवासियों को पिछड़ा बनाए रखना, उनको मोहताज बनाए रखना, गरीब बनाए रखना, ये उनकी आवश्यकता है, उनकी ज़रूरत है। अब मैं आपको ये बात इसलिए कहता हूँ कि हमारे जो समाज के जो क्रूसेडर्स रहे हैं, जिन्होंने मतलब समाज को रास्ते दिखाए हैं, जिनको समाज के लिए रहबरी का काम किया है, तो उन्होंने कहा है कि जैसे मैं काशीराम जी का आपको उदाहरण देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो समाज गैर राजनीतिक तौर पर मजबूत नहीं है या जिसकी गैर राजनीतिक जड़ें कमज़ोर हैं, वो समाज कभी भी सत्ता के नज़दीक नहीं पहुंच सकता। अगर सत्ता के नज़दीक पहुंचेगा भी तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इसको आप यूँ समझ सकते हो, जो आपने बसपा की बात की, बहन कुमारी मायावती जी की बात की, तो इसलिए गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना, गैर राजनीतिक काम के द्वारा समाज को, क्योंकि समाज में आज जो है नेताओं को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। उससे ज़्यादा जब समाज मजबूत होगा, समाज का अच्छा निर्माण अगर होगा तो लीडरशिप भी अच्छी निर्माण होकर के निकलेगी, बाहर आएगी। आज के हालात में आप देख रहे हैं कि नेताओं की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन समाज के ऊपर, जैसे अभी राजस्थान देख लो, चाहे आप जो है उत्तर प्रदेश देख लो, चाहे आप जो है आप किसी और प्रदेश को देख लो, सब जगह है मतलब लोगों को उनके ऊपर अगर शासन करते रहें तो भी मैं समझता हूं कि गनीमत है, लेकिन वो शासन के साथ साथ उनके ऊपर ऐसे अत्याचार करते हैं, ऐसा उनके साथ बर्ताव करते हैं जो एक इंसान को इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। अभी आपने राजस्थान के पाली का जो मामला देखा कि मतलब वहाँ सिर्फ इसलिए उसकी हत्या कर दी,
गांव के लोगों को, क्योंकि वो गांव का लड़का जो है हेल्थ विभाग में नौकरी करता था, जितेंद्र मेघवाल, तो वो पर्सनैलिटी ठीक थी और अपनी मूछे रखता था, तो उनको ठीक नहीं लगता था। तो ये सब सत्ता के कारण वो लोग करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अगर ज़रूरत है आज, तो सबकी ज़रूरत है। ये जो हमारा आज जो हम सोच रहे हैं, ये बहुसंख्यक समाज की ज़रूरत है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसे कोई भी मतलब किसी न किसी को अपनी भी माननी चाहिए ये ज़रूरत, वो कोई मानने के लिए अभी रजामंद नहीं है, कोई तैयार नहीं है। अगर आप ये देखें कि ये जो आज जहाँ हम पहुँचे हैं, इस देश में जो आज हालात हैं, तो ये एकाएक नहीं आए। इसके लिए 1917 की मैं बात बताता हूँ, जब जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी उस वक़्त पॉलिटिक्स में या समाज में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं थे। वो अपनी विदेश से पढ़ाई में जो है उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए, तो उस वक़्त भी हमारे जो पुरखे हुए हैं, जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा सर नारायण चंद्रावरकर जी का, और दूसरे दोबारा नाम बोलिए। सर नारायण चंद्रावरकर जी, इधर देख के दोबारा बोलिए। सर नारायण चंद्रावरकर जी। और दूसरी नाम और हैं आपके बापूजी नामदेव बांगड़ी जी। तो ये 1917 में इन्होंने अंग्रेज़ों के सामने बॉम्बे के अंदर सभा की। पहले सर नारायण चंद्रावरकर जी की सभा हुई, जिसमें 6 प्रस्ताव पास किए। इन सारी सामाजिक गैर बराबरी के लिए, सामाजिक अन्याय के लिए, और जो उनकी जो मानवीय अधिकार थे उनके, ह्यूमन राइट्स के लिए। और वो प्रस्ताव उन्होंने उस वक़्त की अंग्रेज़ सरकार को आपने उस मीटिंग के बाद, सभा के बाद भेजे। ऐसे ही नामदेव बापूजी नामदेव बांगड़ी जी का 1 हफ्ते बाद फिर दूसरी सभा हुई और उन्होंने भी अपने 7 प्रस्ताव पास करके, तो ये सिलसिला एक मतलब संघर्ष का, सामाजिक जो मानवीय अधिकार हैं, जो समानता के अधिकार हैं, जो स्वाभिमान का, सेल्फ रेस्पेक्ट का जो मूवमेंट है, तो ये हमारी जो इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनके महापुरुषों के द्वारा लंबे समय से चला रहा है। ज्योतिबा फुले, जिनका अभी 11 अप्रैल को जन्मदिन है, तो उन्होंने 1848 में जो शिक्षा की भूख जगाई, जो शिक्षा की भूख हमारे समाज के अंदर मार दी गई थी, जो डिनाइल एजुकेशन की कह सकते हैं, या बलात् इग्नोरेंस कह सकते हैं, तो उसमें उन्होंने एक सूत्र दिया, और वो सूत्र था, पाली में मैं बताता हूँ आपको, विद्या बिन मति गेले, मति गेली, मति बिन नीति गेली, नीति बिन गति गेली, गति बिन वित्त गेले, वित्त बिन शूद्र खचले, इतका अनर्थ एकेन अविद्यन केले, इतका अनर्थ एकेन अविद्यन केले। ये पानी में है। तो ये सूत्र, और उन्होंने कहा कि ये जो इसके लिए आपको करना ही है, जैसे बाबा साहब ने सूत्र दिया कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, तो इससे पहले ज्योतिबा फुले ने सूत्र दिया, चैलेंज द कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? जो ये मनुवादी कंसेप्ट था इग्नोरेंस का, इस कंसेप्ट के खिलाफ उन्होंने कहा चैलेंज द कंसेप्ट। इस मनुवादी अवधारणा के खिलाफ आपको खड़ा होना है। लीड टू इनोवेशन, नवाचार का आपको रास्ता दिखाना है। और तीसरा उनका सूत्र था, ये जो आपका क्रिएट द नहीं, रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी,
सृजनता का अनुष्ठान करो। जैसे बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये जो आपकी अवधारणा है, मनुवादी अवधारणा, इसके खिलाफ जो है रास्ता खोजो और आपका जो इसको चैलेंज करो, इसको चुनौती दो। इस सोच के अवधारणा के खिलाफ आपको मतलब ये जो इनोवेशन है, नवाचार है, उसके लिए मार्ग खोजो और जो है ये जो क्रिएटिविटी है, सृजनता है, जो मतलब एक बहुत आवश्यक समाज के लिए ये बात होती है, तो उसके लिए ज्योतिबा फुले, जिनका अभी 11 अप्रैल को हम लोग जन्मदिन मनाएंगे, तो ये उनका सूत्र है। बाबा साहब ने उसको और आगे रिफाइंड करके एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज के रूप में दिया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपका जो सवाल था कि भाई हमारे पास 20 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, सेंटर की गवर्नमेंट में भी हैं और अनुसूचित जाति के भी हैं, ओबीसी के भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि हमारी जो सेल्फ रेस्पेक्ट की मूवमेंट है या जो बहुजन आंदोलन है, तो आज वो पूरी तरीके से जब फिसलता हुआ और पिछड़ता हुआ मैं देखता हूँ, तो चूँकि मैंने करीब 40 वर्ष तक ये सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, मैं कुछ समय तक सक्रिय राजनीति में भी रहा, लेकिन आज मुझे दिखता है कि ये सब कुछ होने के बाद भी हमारे समाज का जो बहुजन समाज का आंदोलन है, तो ये बहुत संकट में है। बहुत इसका फ्यूचर बहुत भयावह दिखाई देता है कि अगर लोग जो है 5 किलो अनाज के ऊपर जीवित रहेंगे, अगर उनके साथ इस तरह की उन्हें चांजा मारा काटा जाएगा, तो हमारे ये 100 से ज़्यादा जो महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन भर इस लड़ाई को लड़ा, तो उनका संघर्ष तो हमारा बेकार चला जाएगा। महोदय, आपने अच्छी बात कही और विस्तार से कही, लेकिन आपने मेरे सवाल का सटीक जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा है आपके पास ऐसी क्या रोड मैप है जिससे दलित एकजुट होकर उनके विकास की बात करें, उनके उत्थान की बात की जाए। बहुत अच्छा, अच्छी बात है, बता रहे हैं, बहुत जानकारी दे रहे हैं डीपली, लेकिन मेरे सवाल का अभी जवाब नहीं। हाँ, मैं आपका अब जवाब ही देने के लिए मैं देखिए क्या है कि अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। उन्होंने ये कहा था कि जिस समाज के अंदर 10 डॉक्टर, 20 एडवोकेट और 30 इंजीनियर पैदा हो जाएंगे, तो वो समाज अगुआ समाज कहलाएगा, फॉरवर्ड कम्युनिटी कहलाएगी, और उसकी तरफ अन्याय तो छोड़ो, कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन आज आप देखते हैं कि 6000 जातियों में करीब करीब हमारे ये लोग बटे हुए हैं, देशवासी, और अगर एक जाति के अंदर 10 डॉक्टर आप अगर ढूंढना चाहें तो आपको इजीली मिल जाएंगे आज की तारीख में, और 6000 जातियों को अगर आप उससे मल्टीप्लाई करें तो 60,000 डॉक्टरों की कमी नहीं है। अगर 20 एडवोकेट्स की बात करें तो 6000 जातियों में देखें तो 1,20,000 आपको एडवोकेट्स भी मिल जाएंगे, 1,80,000 आपको इंजीनियर भी मिल जाएंगे। लेकिन समाज की जो मैंने आपको जैसी ये सारी वर्णन किया है, जो आपको स्थिति आपके सामने रखी है, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये रोज़ जो है अंग्रेजी के पेपरों में, हिंदी के पेपरों में, सोशल मीडिया पे, भले ही मैं उसकी नेशनल मीडिया की बात नहीं करता, वहाँ तो खैर नहीं होगा ये जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, लेकिन ये मतलब रोज़ हो रहा है। तो इसके लिए ये क्या 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 20 एडवोकेट, 30 इंजीनियर्स के पहले तो इनको एहसास कराया जाए। और ये काम राजनीतिक लोग नहीं कर सकते, ये सामाजिक लोग काम कर सकते हैं, मेरे जैसे लोग जो समाज में दिलचस्पी रखते हैं। अगर और भी लोग तैयार हो जाए, मैंने हालांकि 2 सितंबर 2017 को जब अपने आप को अलग किया सक्रिय राजनीति से, तो मैं पहले काफ़ी 1 डेढ़ साल तक, 1 साल से ज़्यादा
मैं बहुत सारे लोगों से मिला। मैं मध्य प्रदेश में गया, मैं आपके राजस्थान में गया, मैं आपके उत्तराखंड में गया, आपके दिल्ली में गया, आपके उत्तर प्रदेश के मतलब लखनऊ में 2-3 बार मीटिंग हुई। तो यही बात थी कि भाई हम लोग जो है अगर गैर राजनीतिक काम करने की जिम्मेदारी ले लें तो फिर हमारे समाज अगर मजबूत होगा तो उसमें से लीडरशिप भी अगर जो निर्मित होगी वो अच्छी निर्मित होगी। हम नेताओं को तैयार करने के बजाय समाज को तैयार करें, लेकिन ये बात अच्छी नहीं बनी। अब मैं लास्ट में आपको ये बताऊं, लास्ट में नहीं, अभी तो बात लंबी चलेगी आपसे। आपने कहा 2017 में कुछ समय बसपा की सत्ताधारी पार्टी बसपा की एक मलाईदार सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन क्या वो छोड़ने के पीछे सत्ता की लोलुपता थी? क्या आपके अनुसार आपको पद नहीं मिला था? क्या आपको कैबिनेट मंत्री की आपकी दावेदारी थी? एकदम क्या मन में आई जो आपने उसको छोड़ा? जी, ऐसा है 2017 में वैसे सरकार बसपा की नहीं थी। बसपा की सरकार तो 2012 से पहले थी, और हम लोग आज भी ये उम्मीद करते हैं कि हमारा मूवमेंट जो बहुजन समाज का मूवमेंट है तो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, मजबूती से खड़ा रहे। लेकिन हम लोग जो मिशनरी वर्कर हैं, जो काशीराम जी के द्वारा तैयार किए हुए कैडर हैं, वो अच्छी तरह से ये समझते हैं कि अगर समाज में गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, समाज जब तक गैर राजनीतिक तौर पर मजबूत नहीं होगा, गैर राजनीतिक तौर पर, शायद इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, नॉन पॉलिटिकली, नेता नगरी से दूर, नेताओं से हटकर के समाज को जब आप तैयार करोगे, जैसे काशीराम साहब ने 1978 से लेकर के बहुजन समाज पार्टी बनाई 84 में, और उन्होंने 1965 में अपनी नौकरी छोड़ करके बहुत लंबे दिनों तक गैर राजनीतिक तौर पर समाज को संगठित किया, समाज को जगाने का काम किया, समाज को बताने का काम किया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो बहुत ज़्यादा मतलब इसके बारे में उनके आगाह करके गए कि भाई जब देश को आज़ादी मिलेगी तो इस आज़ादी के 3 हिस्सेदार होंगे, एक हिंदू होगा, एक मुसलमान होगा, और तीसरा जो है इसकी डिप्रेस क्लासेस इसकी मालिक हिस्सेदार बनेगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि बाबा साहब का कहा हुआ सब जो है हमारे रहते हुए हवा में उड़ गया, हमारे रहते हुए हवा में उड़ा जा रहा है। अब मैं आपको ये बात जो उड़ सकता है, जो वायदा किया सरकार ने अनाज देने का, भूखे कोई भी नहीं सोएगा, जो कहा उन्होंने वो वायदे को पूरा किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2022 का इलेक्शन इनको गेहूं, चावल, चीनी और चने ने जितवा दिया। नहीं, आपकी बात ठीक है। देखिए, जिन्हें चुनाव जीतना है वो तो अपना आपको भूखा रखेंगे, आपको डरा के रखेंगे, आपको भयभीत बना के रखेंगे। लेकिन मुझे तो जो है स्वाभिमान चाहिए, सम्मान चाहिए, समानता चाहिए, रोजगार चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए। क्योंकि हर देश में नागरिकता का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों के भिखारी बन करके बैठे रहें। किस सम्मान की बात कर रहे हैं आप? क्या उसी सम्मान की बात कर रहे हैं जो लोगों ने पूरे वर्ष अनाज और राशन के ऊपर अपना मतदान कर दिया किसी ऐसी पार्टी को जो आपके ऊपर संकट मंडराने का काम करती है? आप कौन से मान सम्मान की बात कर रहे हैं? कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? बताइए। देखिए मनोज जी, आप समाज को एक तरफा जो दोषी ठहरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपको समाज के प्रति ज़्यादा श्रद्धा नहीं है। मान्यवर, मैं एक तरफा दोषी नहीं ठहरा रहा। जो परिणाम आए हैं चुनाव के उसमें स्पष्ट है जी। मैं और आपने टीवी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र, पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पर सबने बताया कि ये इलेक्शन जीतने का कारण अनाज रहा। हाँ, नहीं ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं चूँकि सामाजिक कार्य करता हूँ और मैं अपने समाज को अपना आराध्य मानता हूँ, इसलिए मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अप्रसन्नता प्रकट करता हूँ कि आप ऐसे निर्दोष लोगों को दोषी ठहरा रहे हो। अगर किसी आदमी को आप भूखा रखेंगे, किसी आदमी को आप भयभीत बना के रखेंगे, किसी आदमी को आप जो है रोज़गार नहीं देंगे, किसी आदमी को आप बिल्कुल जो है ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे, तो आप वोटों की छोड़ो, वो तो आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाएगा। ये कोई नागरिकता नहीं होती है किसी देश की। मतलब इसको आप देश का विकास नहीं कह सकते। जो लोग इसको अमृत महोत्सव कह करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ
कि ये इस देश के देशवासियों का बड़ा दुर्भाग्य है कि ये देश डेमोक्रेटिक है, यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकार बनाने का अधिकार जनता के हाथ में है, लेकिन जनता जब जो है हैंड टू माउथ हो जाएगी मनोज जी, तो आप एक तरफ तो उसको बुरा भला भी कहेंगे और दूसरी तरफ उससे जो है जो शासक लोग हैं वो अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। तो इसी बात के लिए तो मैं आपके सामने ये चर्चा कर रहा हूँ कि मेरा संघर्ष ये सत्ता के मतलब एमएलए एमपी बनने वाला संघर्ष नहीं है। मेरा संघर्ष किसी को राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री बनाने का मेरा संघर्ष नहीं है। ये सारे मंत्री आप ये देखिएगा कि जितने दिन ये रहेंगे, एक भी दिन आपको कहीं भी अपने समाज के साथ खड़े हुए नहीं नजर आएंगे, बल्कि ये उल्टा उस कुलाड़ी के बेटा का काम करेंगे जो अभी तक हम लोग देखते रहे, चाहे वो सरकार इनकी हो चाहे वो सरकार उनकी रही हो। सर, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक की मैं मंशा नहीं रखता, मेरा समाज नेता बने ना बने, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने तो कहा था कि राजनीति वो कुंजी है जिससे हर ताले को खोला जा सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके विचार और मान्यवर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में तो काफी अंतर दिख रहा है। हाँ, हमने यही गलती की है जो आपने की है, आपने जो बताई कि हम लोग सब कुछ जो है मतलब एमएलए एमपी बनना मतलब समझ बैठे हैं, जबकि जो है आप देखिएगा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 1920 में आने के बाद 1936 तक पहला इलेक्शन उन्होंने 1936 में लड़ा, तब तक जो है समाज में काम किया, सामाजिक काम किया। और काशीराम जी ने भी 1965 में नौकरी छोड़ने के बाद और 1978 में बामसेब बनाने के बाद और जब तक बहुजन समाज पार्टी सत्ता के लिए मंच नहीं बना तब तक उन्होंने भी गैर राजनीतिक काम किया है। तो हम लोगों ने जो ये अपना शॉर्टकट लगाया कि और कोई काम करने के बजाय सीधे सीधे या तो कोई पार्टी बना लो या किसी पार्टी चलाने वाले का पिछलग्गू बन जाओ, तो इसी से ये सारा जो गैर राजनीतिक काम न होने की वजह से हमारी ये जो राजनीतिक जो भूख थी, जो वो मतलब हमें आज जो है बिल्कुल आप देखते हैं कि ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। सर, आपने बताया डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 1920 से 36 तक पहला इलेक्शन 1920 से शुरुआत की और 1936 में इलेक्शन लड़ा। वहीं पर मान्यवर ने 1965 में नौकरी छोड़ी और 1984 में राजनीति में कदम रखा जो भी था। ये चूंकि उन पे पैसे नहीं थे, धन की कमी थी। आज तो 4-5 करोड़ रुपए दीजिए, 20 साल के गैप को खत्म किया जा सकता है। इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? वो भरपाई कर तो रहे हैं आपको आर्थिक मदद देके, वो भरपाई कर तो रहे हैं पार्टी में फंड देके पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने से। जरूरी थोड़ी है कि फील्ड में 20 साल तक घूमे। उन्होंने आपको 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए दिए, पार्टी को मजबूत किया, संगठन को मजबूत किया। और क्या मजबूती चाहते हैं आप बताइए। देखिए मनोज जी, आप तो पत्रकार हैं, आपको सबकी बातें आपकी जानकारी में हैं, लेकिन शायद आप इसको भी ज़रूर स्वीकार करेंगे कि ये जो हमारे लोग जिस ट्रैप में फंसे हैं, इसे मैं ट्रैप कहूँगा, ये इंटेलेक्चुअल ट्रैप है। इसमें जो फंसे हैं तो इससे जो है ये सेल्फ रेस्पेक्ट का आंदोलन नहीं चल सकता। उनको जो शासक जाति बनाने का, बहुजन समाज को जो शासक जाति बनाने का जो हमारे महापुरुषों का सैकड़ों की तादाद में हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई, तो उनका ये परिश्रम सब हमारा और उनका जो सपना है, उनका जो संदेश है, ये सब चूर चूर हो रहा है। तो ये आपके हिसाब से तो आप ठीक अपने हिसाब से बात रख रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज के किसी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है और ना इस तरीके से कोई समस्या का समाधान है। सेल्फ रेस्पेक्ट, ये जो सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। हम लोग जब शुरू में बहुजन समाज पार्टी की मूवमेंट को देखते हैं तो 5 साल के अंदर ही 84 में 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की आयु 38 साल हो जाएगी, अभी 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल 1984 को बनी हुई बहुजन समाज पार्टी जब 89 में 13 एमएलए और 3 एमपी जीत करके लाती है, उस वक़्त उसके पास न पैसा था, न कोई गाड़ी थी, न कोई ऑफिस था, न कोई, लेकिन उसके
एमएलए भी जीत के आते हैं और एमपी भी जीत के आते हैं। तो काशीराम साहब उस वक़्त जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि भाई आपकी ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी बहुत जमी हुई पार्टी है, आपकी पार्टी बहुत जमी हुई पार्टी है, आपने 5 साल के अंदर ही जो है 3 एमपी जिता दिए पंजाब से और 2 उत्तर प्रदेश से, और एमएलए जीत के आ गए आपके 13। तो उन्होंने कहा भाई आप ही लोग कहते थे भाई काशीराम तू तो शेख चिल्ली है, न तू 3 में और न 13 में। वाह। तो इसलिए बहुत चुटकी लेते हुए काशीराम साहब ने कहा। और उस वक़्त आप देखेंगे कि हमारे जो 13 एमएलए जीत के आए थे उनमें से कईयों के पास सिक्योरिटी जमा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। और बहन मायावती उस वक़्त एमपी बनी थी, तो मैं समझता हूं कि उनका 1 रुपया भी अपना शायद न लगा होगा, सारा पैसा समाज के लोगों ने उन्हें दिया, प्रचार करने के लिए गए। और उसके बाद वहाँ के मतदाताओं ने, जो एससी बीसी माइनॉरिटी के लोग थे, उन्होंने डंके की चोट पर उन्हें जिता के भेजा। लेकिन आज हम इंटेलेक्चुअल ट्रैप में फंसे हुए हैं और हम महसूस करते हैं कि हमें लोग सीएम बना देंगे, पीएम बना देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग आपके समाज के लोगों को चपरासी देखना नहीं पसंद करते, आपके समाज के लोगों को क्लर्क देखना पसंद नहीं करते, आपके समाज के लोगों को लेखपाल देखना पसंद नहीं करते, माली बन जाना पसंद नहीं करते, जो कुक होता है, जो खाना बनाता है, जिसके सारे कपड़े ख़राब हो जाते होंगे, वो पसंद नहीं करता, तो तुम्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो समाज कैसे तैयार हो जाएगा? ये इंटेलेक्चुअल ट्रैप में फंसे हुए हैं। हमारे महापुरुषों की जो सीख थी उस रास्ते को ये इसलिए भूल गए क्योंकि उन्होंने उन महापुरुषों को समझना और पढ़ना बंद कर दिया है। आपका सवाल के जो पैसा मिलता है वहाँ से टिकट मिलता है, वो मिलता है, तो ये सब मिलता है, लेकिन इसे आप सेल्फ रेस्पेक्ट का आंदोलन नहीं कह सकते, इसे बहुजन समाज को शासक जाति बनाने का आंदोलन नहीं कह सकते। ये उनका अपना वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आपको हर हथकंडे से हमारे समाज को एक तरीके से अपने अधीन रखना चाहते हैं, ताकि और आगे आने वाले समय में तो ये बहुत ज़्यादा भयंकर होने वाला है। क्योंकि अभी तक ये 2022 में जो स्थिति है, ये आगे आने वाले 2024 में और 2025 में आप ये देखेंगे कि शायद लोग ये पीछे का जो आज़ादी के बाद का जो टाइम है, तो इसको कहेंगे कि ये वो एक इतिहास बन के रह जाएगा। क्योंकि ये वो लोग ऐसा करने जा रहे हैं जिन्होंने न इस आज़ादी के आंदोलन को अच्छा माना, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन था, संघर्ष था भारतवासियों का, और ना ही उन्होंने भारत के संविधान को कभी सराहा। वो पता नहीं किस तरह का देश बनाना चाहते हैं और किस तरह का संविधान रखना चाहेंगे। और मुझे तो बहुत डर है कि अगर वो दौर ले आएँ जिस दौर में कभी संत रविदास जी महाराज ने जो चर्चा की है, संत कबीरदास जी ने जो चर्चा की है, जो हमारे और महापुरुष हुए हैं उनके टाइम में जो हालात बने हैं, तो उन हालातों में अगर ये बहुसंख्यक समाज अगर मजबूर कर दिया जाए तो मुझे कोई इसमें सुबह नहीं मालूम पड़ रही है, ऐसे हालात मुझे नज़र आते हैं। तो मैं अब आखिर में एक बात ये कहते हुए आपसे कि इसका आपने कहा कि भाई आपके पास रोड प्लान क्या है, तो रोड प्लान में आपको बताना चाहता हूँ। चूँकि मैं काशीराम साहब का फॉलोअर हूँ और उनका स्टॉन्च फॉलोअर हूँ, मैंने 79 में उनके सानिध्य में आकर के उनसे सीखने की कोशिश की, और उन्हीं के इस कथन को ध्यान में रख कर के कि दोज हु आर नॉट स्ट्रॉन्ग नॉन पॉलिटिकली नेवर बी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकली, मैंने 2 सितंबर 2017 को बहन मायावती जी से पर्सनली बात की। यद्यपि फ़ोन उनकी तरफ से आया था किसी मैटर को लेकर के, लेकिन मैंने सुबह और शाम 2 बार उनसे पूरी
साफ गोई के साथ बातचीत की और यही मैसेज उनको बताया कि साहब काशीराम जी चाहते थे कि गैर राजनीतिक जड़ों को अगर हम कमज़ोर कर लेंगे तो हमारी राजनीति भी कमज़ोर होने लगेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी जैसी उम्र के, उस वक्त मेरी 65 साल की उम्र थी 2017 में, तो मैंने कहा उनसे कि अगर आप मेरी जैसी जितनी उम्र के ज़्यादातर लोगों को कह दें कि भाई अब आप जो है इधर से जगह खाली करो और समाज में गैर राजनीतिक जो बामसेप की जो विंग्स हैं उनको संभालो, जो उसमें 20 विंग थी कम से कम, जो अलग अलग मतलब क्षेत्रों में काम करती थी और काशीराम जी इस बामसेप को अलादीन का चिराग बताया करते थे। तो मैं उन्हीं की इस बात को आपको कोट करते हुए बात को ख़त्म करूँगा कि काशीराम साहब को एक बार जापान में वहाँ के जापानियों ने बुलाया और वहाँ जापान में एक डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है नॉन ब्रुकमैन और ब्रुकमैन के बीच में, नॉन ब्रुकमैन और ब्रुकमैन के बीच में। तो उन्होंने 11 कंट्री के लोगों को इनवाइट किया और एक वर्ल्ड एंटी डिस्क्रिमिनेटरी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और उस में काशीराम जी ने पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ से आकर के जो बातें उन्होंने हमको बताई वो आज भी प्रासंगिक हैं, जो आपने रोड मैप की बात की, और आज भी हमारे लिए एक सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं वो बातें। उन्होंने जापान के लोगों के बीच में बोलते हुए कहा कि भाई आपका ये जापान है, इतना बड़ा हमारा आगरा मंडल है। जापान बहुत बड़ा देश नहीं है, इतना बड़ा हमारा आगरा मंडल है। उस वक़्त आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल एक ही थे जब काशीराम जी जापान से लौट के आए और हम लोगों को वहाँ की दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि आपने इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, जो आपके ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण में भेदभाव है, आपने दुनिया के 11 कंट्री के लोगों को बुलाया है और एक कंट्री से जहाँ से मुझे बुलाया है, तो मैं भी वहाँ के बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मुझे आपने वहाँ से बुलाया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो उन्होंने आगरा मंडल की बात की कि आप तो छोटे कंट्री हैं, मेरे यहाँ तो भारत बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत बड़ा लोकतंत्र है। वहाँ 100 में से 85-90% लोग इस भेदभाव के शिकार हैं, इस अपमान के, अत्याचार के शिकार हैं। उनके साथ इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इंसानों जैसा व्यवहार नहीं होता है। लेकिन उन्होंने कभी भारत के लोगों के बीच में भी इस बात को नहीं बताने की कोशिश की। और आप मुट्ठी भर लोग हैं, आप बहुत छोटे कंट्री के लोग हैं, आपने न केवल अपने जापान के लोगों को बल्कि दुनिया के 11 देशों के लोगों को यहाँ बुला करके इस इशू को, इस मुद्दे को गर्म किया है। तो मैं आपको इसके लिए बार बार बधाई देता हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जिस देश से आया हूँ उस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनमें एक अच्छाई भी है, और वो अच्छाई ये है कि वो हर दौर में अपने बीच में से कोई न कोई अपना रहबर ढूंढ लेते हैं, अपना संघर्ष करने वाला तैयार कर लेते हैं, और उसके लिए उन्होंने सैकड़ों हमारे महापुरुषों के वहाँ नाम उजागर किए, जिसमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध का नाम भी लिया उन्होंने, संत रविदास जी का लिया, संत गाड़े के बाबा का लिया, संत कबीर साहब का लिया, संत चोखा मेला, बहुत सारे, मतलब छत्रपति साहू जी महाराज, आपके ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, कम से कम 100 महापुरुषों की उन्होंने फहरिस्त उनके सामने रखते हुए और ये कहा कि अगर उनके अंदर बहुत सी खराबियां हैं तो निश्चित तौर पर वो हर दौर में कोई न कोई अपना लड़ने के लिए अपना मसीहा तैयार कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी ये 2022 के बाद जो एक अंधकार बहुजन समाज के बीच में छाया हुआ है, सारे जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इस पर चिंतन मंथन करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी अंधेरे में उन्हें रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। मुझे विश्वास है कि अभी आगे आने वाले 5 से 10 महीने के अंदर
ये अंधेरा छटेगा। और निश्चित तौर पर अगर हम एक अपना कोई मसीहा नहीं ढूंढ पाए, रहबर नहीं ढूंढ पाए, कोई लड़ाका नहीं ढूंढ पाए, तो हम सामूहिक तौर पर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं इस सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ज़रूर कोई अपने समाज के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपने जो कहा कि रोड मैप क्या है, मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि अभी ये जो हालात बने हैं, जो ये जो बहुजन समाज के समानता का और स्वाभिमान का जो आंदोलन है, जो रुक गया है, जो ठहर गया है, जो फिसल रहा है या जो पिछड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें इस पर हमारे बुद्धिजीवी लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कि द इंटेलेक्ट बाई इट सेल्फ इज नो वर्च्यू, इट इज़ ओनली ए मीन्स and the use of the means depends upon the ends which an intellectual person pursues। इसका मतलब मैं रखूं आपके सामने। वो कहते हैं कि ये जो बुद्धि है ये अपने आप में कोई सद्गुण नहीं है, ये अपने आप में कोई बुद्धि जो है सद्गुण नहीं है, ये खाली एक हमारा मीन्स है, एक हमारा जरिया है। और ये जरिया इस बात पर डिपेंड करता है कि उस बुद्धि वाले आदमी की जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है। अगर उसकी बुद्धि का इस्तेमाल, अगर लक्ष्य अच्छा है तो उसकी बुद्धि का इस्तेमाल अच्छा होगा, और लक्ष्य अगर ख़राब है तो उसकी बुद्धि का इस्तेमाल ख़राब होगा। जो आपने अभी सवाल किया था कि भाई आपको 5 करोड़ रुपया भी देते हैं लोग, आपको चुनाव लड़ाते हैं, आपको क्या करना है अपनी पार्टी बनाने का, आपको क्या करना है अपने पैरों पर खड़े होने का। तो मैं आपको बताता हूं कि 5 करोड़ रुपया लेने के बाद भी हमारा कोई एमएलए नहीं जीत पाया। और जिस वक्त हमारे पास सिक्योरिटी जमा करने के लिए नहीं थी, जब हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, नई होती थी, पुरानी साइकिलों से हम संघर्ष करते थे, तब हम 3 में भी थे और 13 में भी थे, और आज हम घर के हैं न घाट के हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हम निश्चित तौर पर एन इंटेलेक्चुअल मैन कैन बी ए गुड मैन, बट he can be easily be a rogue, he can easily be rogue। ये भी कहा है कि एक बुद्धिमान आदमी, अच्छा आदमी बन सकता है, लेकिन वो कभी भी दुष्ट भी हो सकता है। आप ये मत समझो कि मैं राजा राम आनंद पहले मतलब बहुत अच्छा आदमी रहा है तो वो कल भी अच्छा आदमी रहेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन में बता रहा हूँ। आज जो है हमने अपने महापुरुषों को सिर्फ जो है एक दिखावा बना लिया है। तरह तरह के नामों से हम लोग, अभी 14 अप्रैल को आप देख रहे हैं कोई किसी ने नाम रखा है रन फॉर अम्बेडकर। मैंने पूछा कि भाई इसका अर्थ क्या है रन फॉर अम्बेडकर का। आप अम्बेडकर के लिए दौड़ रहे हो या अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर दौड़ रहे हो, और या अम्बेडकर को खोजने के लिए दौड़ रहे हो। अगर खोजना है तो आपको रोज़ दौड़ना पड़ेगा, और अगर आपको उनके रास्ते पर दौड़ना है तो आपको रोज़ दौड़ना पड़ेगा। और उनके लिए अगर दौड़ रहे हो तो थोड़ी शर्म करो, क्योंकि उनके लिए आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं, उन्हें तो दुनिया उनके सामने नतमस्तक है। अगर आप जैसे बेसहूर लोग ये सोच करके दौड़ रहे हो कि भाई अम्बेडकर के लिए दौड़ रहे हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं। तो मैं चूँकि कल मेरा जन्मदिन है, आपने मुबारकबाद नहीं दिया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आप कल मैं शायद हो सकता है बच्चे लोग कुछ थोड़ा बहुत करते हैं यहाँ, आप लोगों को चाय कुल्फ़ी वगैरह खिलाएंगे, तो मैं इनवाइट करूँगा शाम को। और आज कुछ काम था तो इसलिए मैं अभी नहीं कर पाया हूँ इस काम को। आपने बहुत सारे डिटेल में मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, और संविधान की बातें, दूसरी बातें मैंने आपको आपके सवालों के हिसाब से लाने की कोशिश की है, क्योंकि संविधान बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखिए आपके पीछे, आप चाहो तो अपने कैमरा में ले सकते हो, मैंने उस संविधान की प्रस्तावना को मड़वा करके लगा रखा है अपने मेरे सामने। आपको संविधान का, भारतीय संविधान की किताब रखी हुई है मेरे उसमें शोकेस में। तो मैं बगैर तथ्यों के आधार पर ही बात करना उचित समझता हूँ।
सारी चीज़ों को मैं भारत के संविधान को तो अपना एक जैसे और अपने महापुरुषों को मैं समझता हूँ, सम्मान देता हूँ, उसी तरीके से संविधान की आराधना को, संविधान की प्रस्तावना को मैंने अपना आराध्य मान करके अपने दरवाजे पर लगाया हुआ है। आप जैसे ही घर में घुसते हैं, इस कमरे में घुसते हैं, तो आपके सर के ऊपर प्रस्तावना आपको ये दिखाई देगी। तो मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी बातें, और कोई आपका सवाल हो तो आपने बहुत अच्छा मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक निर्भीक और बहुत ही जागरूक और एक उभरते हुए पत्रकार हैं। बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकारों के साथ आपका मैं देखता रहता हूँ, इंटरेक्शन होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि, और सबसे अच्छी बात है कि आप एक युवा पत्रकार हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है 10-5 साल बाद हमारी तो विदाई हो जाएगी और आप लोग कभी याद करोगे कि भाई एक ऐसा भी आदमी था जो पता नहीं मतलब परिस्थितियों से हट करके, समय से हट करके पता नहीं कहाँ की क्या बातें कर रहा था। तो लेकिन मैंने जो मेरे मन की बात थी मैंने आपसे रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।